दिल्ली जैसे महानगर की तेज रफ्तार जिंदगी में 30 वर्षीय रवि, एक साधारण ऑफिस वर्कर, दिन ब दिन अपनी नौकरी और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। उसकी दिनचर्या बिल्कुल तयशुदा थी। सुबह जल्दी उठना, लोकल ट्रेन या बस में भीड़ के बीच ऑफिस जाना, दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करना, शाम को थककर घर आना और फिर सो जाना। हर दिन एक जैसा लगता था, जैसे जिंदगी ऑटो पायलट मोड में चल रही हो। उसमें ना तो कोई उत्साह था, ना कोई नई सोच, ना कोई बड़ा सपना। यह सिर्फ नौकरी करने, पैसे कमाने और महीने के खर्चों को पूरा करने तक सीमित हो चुकी थी। रवि कई बार सोचता, क्या उसकी जिंदगी में भी कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है? क्या वह भी अपने जीवन में कुछ रोमांच या नई संभावनाएं जोड़ सकता है? लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझता था। फिर एक दिन एक दोस्त ने उसे एक किताब सुझाई। रवि के बचपन का दोस्त अमित, जो हमेशा नई चीजें सीखने और आजमाने का शौकीन था, उससे एक कॉफी शॉप में मिला। बातचीत के दौरान अमित ने कहा, यार, तेरी प्रॉब्लम यह है कि तू सिर्फ देखता है लेकिन सोचता नहीं। तू शर्लॉक होम्स के बारे में सुना है? रवि हंस पड़ा। अरे हाँ, वही डिटेक्टिव जो चुटकियों में केस सॉल्व कर देता है। अमित मुस्कुराया। बिल्कुल, लेकिन क्या तुझे पता है कि वो ऐसा कैसे करता है? उसकी सोचने की कला, उसकी अवलोकन, ऑब्जर्वेशन शक्ति और उसका लॉजिकल थॉट प्रोसेस उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। अगर तू भी वैसा बनना चाहता है तो एक किताब पढ़, मास्टरमाइंड, हाउ टू थिंक लाइक शर्लॉक होम्स। इसे पढ़ और देख तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। रवि ने पहले तो इसे हल्के में लिया, लेकिन फिर उसने सोचा, चलो एक कोशिश करके देखते हैं। दूसरा सोचने का नया तरीका, शेरलॉक होम्स माइंडसेट। जब रवि ने मास्टरमाइंड पढ़ना शुरू किया तो पहले ही चैप्टर में उसे एहसास हुआ कि वह अब तक सिर्फ अपनी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर जी रहा था। मारिया कोनिकोवा, जो इस किताब की लेखिका है, उन्होंने इसमें बताया कि इंसानों की सोचने की आदतें दो तरह की होती हैं। 1. सिस्टम वॉटसन थिंकिंग, वॉटसन की सोच। आम लोग जो बिना ध्यान दिए, बिना गहराई से सोचे हर चीज को मान लेते हैं। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान नहीं देते। वे जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और अक्सर इमोशंस में बह जाते हैं। 2. सिस्टम होम्स थिंकिंग, होम्स की सोच। यह सोचने का एक गहरा और विश्लेषणात्मक तरीका है। इसमें हर चीज को ध्यान से देखा जाता है, तर्क से परखा जाता है और हर छोटी जानकारी का सही इस्तेमाल किया जाता है। शर्लॉक होम्स जैसी सोच रखने वाले लोग हर जानकारी को एक पैटर्न के रूप में जोड़कर देखते हैं और तार्किक निष्कर्ष निकालते हैं। रवि को एहसास हुआ कि वह अब तक सिर्फ वॉटसन की तरह ही सोचता आया था, बिना सवाल किए चीज़ों को स्वीकार कर लेना, बिना गहराई में जाए फैसले लेना। लेकिन अब उसे होम्स की तरह सोचना था। तीसरा, अवलोकन की ताकत। ऑब्जर्व, डोंट जस्ट सी। शर्लॉक होम्स का सबसे बड़ा हथियार था उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स। वह सिर्फ देखता नहीं था, बल्कि हर चीज को गहराई से विश्लेषण करता था। रवि ने इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला किया। कैसे रवि ने शर्लॉक होम्स की ऑब्जर्वेशन टेक्निक अपनाई? एक दिन रवि ऑफिस में बैठा था जब उसके बॉस ने कहा, कल क्लाइंट के साथ मीटिंग में हमारा पहला इंप्रेशन बहुत ज़रूरी है। तुम्हें उसकी कंपनी और उसके प्रॉब्लम्स अच्छे से समझने होंगे। पहले रवि इसे एक नॉर्मल मीटिंग समझकर हल्के में लेता, लेकिन अब उसने शर्लॉक होम्स का तरीका अपनाने की सोची। उसने क्लाइंट की पुरानी मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग सुनी, उसके ईमेल्स का विश्लेषण किया, उसकी कंपनी के इतिहास और मौजूदा समस्याओं पर रिसर्च की। जब मीटिंग हुई तो रवि ने क्लाइंट की ज़रूरतों को इतनी बारीकी से समझा कि उसके बॉस भी हैरान रह गए। क्लाइंट इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने तुरंत डील फाइनल कर दी। रवि को अब समझ आया कि देखने और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चौथा, फोकस और माइंड पैलेस, माइंड लाइक अ डिटेक्टिव। मारिया कोनिकोवा ने इस किताब में बताया कि शर्लॉक होम्स का दिमाग एक माइंड पैलेस की तरह काम करता था। माइंड पैलेस क्या है? यह एक तकनीक है जिसमें हम जानकारी को याद रखने के लिए
उसे एक कहानी या इमेज के रूप में सेव करते हैं। यह दिमाग को तेज बनाती है और याददाश्त को मजबूत करती है। रवि ने भी यह ट्रिक अपनाने की सोची। अब जब भी वह कुछ नया सीखता तो वह उसे किसी स्टोरी या इमेज के रूप में अपने दिमाग में सेव करता। कुछ ही हफ्तों में उसे एहसास हुआ कि उसकी मेमोरी पहले से तेज हो गई थी। अब उसे मीटिंग्स में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह तुरंत चीजें याद कर लेता। पांचवा, लॉजिक और इमोशंस, कोल्ड रीजनिंग बस इमोशनल बायस। रवि की एक और बड़ी कमजोरी थी, वह कभी कभी जल्दबाजी में इमोशनल होकर फैसले ले लेता था। मास्टरमाइंड में बताया गया कि हर फैसले को इमोशंस की बजाय तर्क, लॉजिक से परखो। भावनाओं से नहीं, तर्क से निर्णय लेना शेरलॉक होम्स की तरह सोचने की ताकत। एक शाम की बात है, रवि अपने घर में बैठा था जब अचानक उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, अमित। रवि ने कॉल उठाई और अमित की आवाज में एक अलग ही भावनात्मक लहजा था। भाई, बहुत जरूरी बात करनी है, तुझसे मिल सकता हूँ? रवि को अंदाजा हो गया था कि कुछ गंभीर मामला है। उसने बिना कोई सवाल किए अमित को घर बुला लिया। कुछ ही देर में अमित वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। जैसे ही वह बैठा, उसने गहरी सांस ली और सीधे मुद्दे पर आ गया। यार, मेरी हालत बहुत खराब है। बहुत ज़रूरी काम के लिए 50,000 रुपये चाहिए। अगर तू मेरी मदद कर सके तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं जल्द से जल्द पैसे लौटा दूंगा। अब अगर यह पहले का रवि होता तो शायद बिना सोचे समझे मदद के लिए तैयार हो जाता। वह अमित का अच्छा दोस्त था और दोस्ती में भरोसा सबसे ज़रूरी होता है। यही सोचकर वह पहले हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रवि ने अब शेरलॉक होम्स की तरह सोचना सीखा था। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने के बजाय ठोस तर्कों के आधार पर हर चीज को परखना। उसने अपने दिमाग में तुरंत कुछ सवाल उठाए। एक, क्या अमित पहले भी पैसे उधार मांग चुका है? रवि ने सोचा, हाँ, यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अमित ने कई बार पैसों की जरूरत बताई थी। हर बार कोई ना कोई इमरजेंसी होती थी। दो, क्या अमित ने पिछली बार उधार लिए पैसे वापस किए थे? रवि के दिमाग में पुरानी घटनाएं घूमने लगी। उसने याद किया कि अमित ने कई बार पैसे मांगे थे, लेकिन उनमें से अधिकतर मौकों पर उसने पैसे लौटाने का वादा करके भी वापस नहीं किए थे। कुछ बार तो रवि ने खुद उसे याद भी दिलाया था, लेकिन अमित ने बात टाल दी थी। 3, क्या अमित को वाकई इस बार पैसों की जरूरत है या वह सिर्फ भावनात्मक दबाव बना रहा है? रवि को अमित की आवाज और हाव भाव में एक पैटर्न दिखने लगा। उसकी बातों में भावनात्मक अपील ज्यादा थी, लेकिन ठोस तर्क बहुत कम थे। अमित बार बार, भाई, मेरी बहुत मजबूरी है, तू मेरी मदद करेगा ना, जैसे जुमलों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसने कभी ये साफ नहीं बताया कि उसे पैसे किस काम के लिए चाहिए और वह इन्हें कब और कैसे लौटाएगा। अब रवि को जवाब साफ नजर आने लगा। अगर वह पहले की तरह सोचता तो शायद वह भावनाओं में बहकर यह रकम अमित को दे देता, लेकिन इस बार उसने तर्क को प्राथमिकता दी। रवि ने एक गहरी सांस ली और संयमित आवाज में कहा, देख अमित, मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन मैं अब हर चीज को तर्क और अनुभव के आधार पर परख कर ही फैसला लेता हूं। तुझे पहले भी मैंने पैसे उधार दिए थे और तूने अब तक वो भी वापस नहीं किए। मुझे लगता है कि तुझे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए, न कि बार बार दूसरों से उधार लेने की आदत डालनी चाहिए। इस बार मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। अमित पहले तो थोड़ा झेंप गया, फिर कुछ सेकंड के लिए खामोश रहा। उसने एक फीकी मुस्कान दी और धीरे से कहा, ठीक है यार, मैं समझ सकता हूं। रवि को खुद पर गर्व महसूस हुआ। यह पहला मौका था जब उसने किसी को बिना गिल्ट महसूस किए ना कहा था। उसने महसूस किया कि कई बार लोग भावनाओं का सहारा लेकर दूसरों को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन अगर हम तर्क और लॉजिक से सोचें तो हम सही और गलत में अंतर कर सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आप भी अपनी जिंदगी में यह बदलाव ला सकते हैं। अगर रवि बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। शर्लॉक होम्स की तरह सोचने से आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी निर्णय बिना भावनाओं में बहकर ठोस तर्कों और समझदारी के साथ ले सकते हैं।
इसके लिए आपको इन 3 चीज़ों को अपनाना होगा। अवलोकन करो, सिर्फ देखो मत। हर चीज़ को गहराई से देखना सीखो। लोगों के व्यवहार, उनके शब्दों और उनके इरादों को ध्यान से समझो। हर फैसले को लॉजिक से परखो। इमोशंस में मत बहो। अगर कोई आपसे कुछ मांग रहा है तो पहले तर्क से सोचिए, क्या उसकी ज़रूरत असली है या वह सिर्फ भावनात्मक अपील कर रहा है। अपने दिमाग को तेज करने के लिए माइंड पैलेस ट्रिक अपनाओ। शर्लॉक होम्स की तरह अपनी याददाश्त और विश्लेषण क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने दिमाग को व्यवस्थित तरीके से सोचने की आदत डालो। अगर आप भी अपनी सोच को तेज और प्रभावी बनाना चाहते हैं तो मास्टरमाइंड हाउ टू थिंक लाइक शर्लॉक होम्स जरूर पढ़ें। क्या आप भी शेरलॉक होम्स की तरह सोचना चाहेंगे? कमेंट में बताइए।